हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या करते हैं, जो अपन कक्षा 12वीं की जो यूनिट पढ़ रहे हैं क्या, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें अपन गैल्वेनिक सेल कवर कर चुके हैं कि होता क्या है। अब अपन जो अगला टॉपिक है उसमें देखते हैं अपन शुष्क सेल के बारे में। ठीक है, तो शुष्क सेल होता क्या है ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो टॉपिक है वो ले रहे हैं, कुल मिला के हम यहाँ पे देख रहे हैं व्यापारिक सेल। ठीक है, व्यापारिक सेल या सिर्फ इसको अपन बोले हैं बैटरी। ठीक है, तो देखो ये व्यापारिक सेल या जो बैटरी हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, पढ़े होंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक बार यूज़ हो जाएं तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात जो पुनः आवेशित ना हों, पुनः आवेशित जिनको ना किया जा सके, ऐसे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जो दीवार घड़ियों के सेल रहते हैं। ठीक है, एक बार यूज़ हो गए, वो खर्च हो गए, उसके बाद क्या होते हैं उनको हमको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे सेल होते हैं, उनमें क्या होती है एक बार रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होगी और जैसे अभिक्रिया पूर्ण होगी सेल क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे और उनको हमको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ये प्राथमिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ये और जो पहला सेल है उसको बोलते हैं अपन शुष्क सेल, जो आपके एग्ज़ाम में आता रहता है शुष्क सेल, या जिसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। तो देखो ये शुष्क सेल ड्राई सेल क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया अभी हमारे घरों में यूज़ होने वाली जो दीवार घड़ियों या जो टॉर्च में होने वाले जो सेल हैं वो कहलाते हैं हमारे शुष्क सेल। ठीक है, और ये दूसरा है, इसको बोलते हैं हम मरकरी सेल। ठीक है, ये उतना आईएमपी नहीं है लेकिन हम पढ़ लेंगे। ये मरकरी सेल और शुष्क सेल ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, हम इनको देखेंगे। दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पे द्वितीयक सेल। तो देखो द्वितीयक सेल में क्या होते हैं, द्वितीयक सेल मुख्यतः ऐसी बैटरियाँ इसमें आती हैं जिन्हें बार बार अपन क्या कर सकते हैं, पुनः आवेशित हो सकें, पुनः आवेशित जिनको हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया वो दोनों दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, यदि हम एक बार करें तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलेगी और यदि हम विद्युत ऊर्जा इनको प्रवाहित कर दें तो ये पुनः क्या हो जाएंगे, पुराने हमको रासायनिक पदार्थ दे देंगे, फिर इन रासायनिक पदार्थों से हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार इसमें एक चक्रीय प्रक्रम चलता रहता है। ठीक है, मतलब इनको बार बार हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम द्वितीयक सेल भी दो प्रकार के यहाँ पे पढ़ेंगे। जो पहला हम सेल पढ़ेंगे, ठीक है, वो है सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल। और जो दूसरा पढ़ेंगे वो है हमारा निकल कैडमियम सेल। ठीक है, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, और इसी में जो एक आईएमपी टॉपिक है वो हम यहाँ पे देखेंगे जिसको बोलते हैं हम ईंधन सेल। ठीक है, प्रदूषण रहित सेल या ईंधन सेल क्या होता है ये भी देखेंगे, ये भी एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पे 5 सेल देखना है इस वीडियो में। ठीक है, प्राथमिक सेल के दो प्रकार, ठीक है, ड्राई सेल या शुष्क सेल, दूसरा है मरकरी सेल। ठीक है, और फिर है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में भी दो प्रकार हमको देखना है, कौन कौन से, एक है सीसा संचायक सेल। ठीक है, और दूसरा हमको देखना है निकल कैडमियम सेल, और फिर हम अलग से देखेंगे यहाँ पे ईंधन सेल। ठीक है, तो ये जो हम 5 सेल पढ़ रहे हैं इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, क्योंकि ये सारे गैल्वेनिक सेल पर आधारित हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या करेंगे, सभी में क्या होगा, जो रासायनिक ऊर्जा है ये किस में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ठीक, पांचों सेलों में। ठीक है, रासायनिक कोई ना कोई रस केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या देखने को मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो विद्युत ऊर्जा मिलेगी ये वोल्ट के रूप में मिलेगी, अलग अलग वोल्ट, पाँचों सेलों के अलग अलग वोल्ट मिलेंगे। किसी में 1.35 वोल्ट मिलेगा, किसी में 1.5 वोल्ट मिलेगा, किसी में 1 से कम वोल्ट भी मिलेगा, किसी में 10-12 वोल्ट भी मिलेगा। उनको हमको देखना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, विद्युत ऊर्जा में। बस यहाँ पे ये जो द्वितीयक सेल का हम प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, द्वितीयक सेल के प्रकार में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तो परिवर्तित होती ही है,
लेकिन हम यदि विद्युत ऊर्जा उन रासायनिक पदार्थों में लगा दें तो वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक पदार्थों में फिर से बदल जाती है। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे होता क्या है। देखो अब हम जो यहाँ पे 5 सेल पढ़ रहे हैं, इन 5 सेलों में एक चीज़ सभी में पढ़ना है, सभी में पढ़ना है। सभी में हमको क्या पढ़ना है कि हमको बताना है कि ये सारे सेल क्या हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया पर बेस हैं। किस पर बेस हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब सभी में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और साथ ही साथ सभी में क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, और ऑक्सीकरण हमेशा किस में होता है? एनोड में, और अपचयन होता है किस में? कैथोड में। मतलब सभी में एनोड रहेगा, सभी में कैथोड रहेगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो सेल पढ़ेंगे सभी में जो एनोड है ये ऋण आवेशित रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड है ये धन आवेशित रहेगा। ठीक है, एनोड हमेशा ऋण आवेशित रहेगा, कैथोड हमेशा धन आवेशित रहेगा 5 सेलों में। ये इनका कॉमन हो गया। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन ये आपको 5 सेलों में बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, ठीक है, कि ये दोनों जो अभिक्रिया हैं ये मिलके क्या बनाएंगी? जो ऑक्सीकरण है अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण से बनेगा हमारा ऑक्सीकरण अर्ध सेल बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे अपचयन से क्या बनेगा? अपचयन अर्ध सेल। मैं 5 सेलों की बात कर रहा हूँ ना, और इन दोनों जब अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया, तो ही हमको क्या मिलती है? यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम है क्या? सेल अभिक्रिया। ठीक है, ये 5 सेलों में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखो अगली जो आईएमपी चीज़ है कि पूरे 5 की 5 सेल में कोई ना कोई विद्युत अपघट्य का उपयोग होता होगा। विद्युत अपघट्य का उपयोग होता होगा। विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, NaOH हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आसानी से अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हमने एनोड और कैथोड में लिए हैं, जो एनोड और कैथोड पदार्थ लिए हैं, उनको भी आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो ये इनका वो यूज़ हो गया। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, कक्षा 12वीं का एक IMP क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या देखते हैं, जिसको बोलते हैं शुष्क सेल, या शुष्क सेल की संरचना का वर्णन करना है यहाँ पे, और उसकी सेल अभिक्रिया को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे संरचना का वर्णन करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, फिर उसकी संरचना देखेंगे थोड़ा और लिखेंगे उसको, जो एग्ज़ाम में हमको लिखना रहता है सिर्फ उतना देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन इसकी सेल अभिक्रिया देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को शुरू करें, इसलिए हम मतलब इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और देख लें। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इसकी संरचना देखते हैं। ठीक है, फिर इस संरचना को अपन थोड़ा सा लिख भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये घड़ी में यूज़ होने वाला आपको यहाँ पे एक सेल दिख रहा है। ठीक है, उसी सेल को यदि हम बना लें तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, या फिर उस सेल को अपन 20 से 2 भागों में काट दें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल। क्योंकि आपने जो घरों में यूज़ होने वाले सेल हैं ये देखे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कैप होती है ये वाली, ठीक है, ये वाला जो कैप है वो यहाँ पे ये लिखा है धातु की टोपी। तो यहाँ पे जो कैप है ये इसका धन सिरा होता है। ठीक है, धन सिरा मतलब इसको बोलते हैं अपन कैथोड। ठीक है, ये सब गैल्वेनिक सेल के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक का खोल होता है जो किसका काम करता है? एनोड का। और एनोड कौन सा चार्ज रहता है? हमेशा ऋणात्मक। और एनोड में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीकरण। और कैथोड में क्या होगा? अपचयन। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पिच सील है, मतलब इसको जो बाहर से जो सील पैक कर रही है वो है पिच सील। अब यह ग्रेफाइट या कार्बन, तो देखो यहाँ पे ग्रेफाइट या कार्बन की जो बीच में रॉड होती है वो है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। फिर जो ग्रेफाइट या कार्बन है ये क्या करता है? कैथोड का काम करता है। ठीक है, ये कैथोड का काम करेगा।
ठीक है, वही जो यहाँ पे कैथोड का काम कर रहा था। फिर यहाँ पे एक विद्युत रोधी परत होती है, ये परत किसी मोटे कागज़ की या फिर कोई दूसरा कठोर पदार्थ जो विद्युत रोधी हो उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये येलो वाला आपको पदार्थ दिख रहा होगा, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इसको खोल बोलते हैं जनरली, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 टाइप के पदार्थ होते हैं। जो होता है पहला होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड और जो कार्बन है वो यहाँ पे ये भरा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड दोनों कोक या मैग्नीज ऑक्साइड इनको मिलाकर पेस्ट बनाकर यहाँ पे भर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये भरा है, ये सब क्या है हमारा कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड है। फिर यहाँ पे जो येलो वाला पदार्थ है ये क्या है हमारा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, ठीक है, ये भरा होता है। इनका यूज़ अपन अभी देखेंगे क्या होता है। और एनोड तो हम ये बता चुके हैं, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा एनोड होता है, ठीक है। तो देखो अब ये सेल की संरचना है, अपन ने ये सब चीज़ें बता दी हैं कि इतनी इतनी चीज़ें होती हैं। तो इनको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से, ठीक है। तो देखो अपने को जब यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बोर्ड में लिखना है, तो अपन क्या करते हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो शुष्क सेल है, ठीक है, इसके सबसे पहले अपन संरचना के बारे में कुछ लाइनें 4-5 लाइनें कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो ये सेल है, ये सेल का उपयोग किस में होगा, टार्च में होगा, ठीक है। सेल का उपयोग किस में होगा, टार्च में होगा, टेप रिकॉर्डर में होगा, रेडियो खिलौने कैलकुलेटर आदि में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करेंगे और लेक्लांसी सेल गैल्वेनिक सेल का ही प्रकार है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड कौन सा होता है, कौन से चार्ज होता है, ठीक है। अब जो शुष्क सेल है, देखो इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा समझो कि जो शुष्क सेल है ये क्या होता है, जिंक का बना एक खोखला आवरण होता है। जो सेल है, सेल के बाहर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड है और थोड़ी सी कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का जल के साथ बना जो पेस्ट है वो अपन यहाँ पे इनको भर देते हैं, ठीक है। जो हमने अपने स्ट्रक्चर में बताए थे, यहाँ पर जो भरा है, यहाँ पे ये क्या भरा है अपना, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा है, ठीक है। जल के साथ इनका मिला के पेस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे इनको भर देते हैं, ठीक है। फिर जिंक सिलेंडर एनोड का कार्य करता है, ये भी अपन ने देख चुके हैं। और कैथोड का कार्य कार्बन की छड़ करती है। तो यहाँ पे जो कार्बन की जो छड़ है, ठीक है, ये किसका कार्य करेगी, कैथोड का, ये भी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी देख चुके हैं। और कार्बन की छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण का काला पेस्ट भरा रहता है, ठीक है। तो जो काला चूर्ण का पेस्ट है वो यहाँ पे ये वाला भरा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, MnO2 और कार्बन का पेस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे देखो और क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ता मतलब होता है यहाँ पे जिंक, ठीक है। जिंक के खोखले आवरण के ऊपर, ठीक है, मोटे कागज का आवरण लगा होता है। जैसे मैंने बताया था वो पीला कलर का दिख रहा था, ठीक है, लगा होता है। जैसे जो क्या बनाता है उसको लीक प्रूफ बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, उसको लीक प्रूफ बनाएगा। लीक प्रूफ शुष्क सेल में या फिर स्टील का या आयरन का मोटा आवरण अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो आवरण दिख रहा है, ठीक है, ये मोटा कागज हो सकता है, ठीक है, जिंक के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखना कि कोई भी जो सेल रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे जो आवरण है, सिर्फ आवरण यहाँ पे लगा रहेगा, इतना नीचे नहीं लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसमें प्योर क्या रहेगा, जिंक ही रहेगा, जो किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आपको सेल में आपने देखे होंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, जब सेल क्या करेगा, कार्य करेगा, तो जो जिंक धातु वो किसके जैसे व्यवहार करेगी, एनोड के जैसे, ठीक है। तो एनोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना लेगा, Zn2+ मतलब जिंक आयन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य, जो यहाँ पे विद्युत अपघट्य अपन ने मिलाए हैं अमोनियम क्लोराइड में विलय हो जाएगी। ये Z आयन किसमें विलय हो जाएंगे, इसमें जब अपन सेल अभिक्रिया देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में गमन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य परिपथ में गमन करेंगे, ठीक है, और कैथोड द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है ये बाह्य परिपथ में
गमन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, इस कैथोड के द्वारा, ठीक है। यदि हम इन दोनों को इस प्रकार से एक तार द्वारा जोड़ दें, एनोड और कैथोड को, और यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा दें, तो ये बल्ब जल उठता है। आपने ये घर में प्रयोग कर देखे होंगे। तो बैटरी इसी सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इनकी सेल अभिक्रिया देखते हैं, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस सेल के लिए अपन क्या करते हैं, सेल अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। जो लिखना बहुत आईएमपी है, ठीक है। किसी भी यदि आपको एग्जाम में आएगा तो उसका डायग्राम बना के आप सेल अभिक्रिया भी लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो सेल अभिक्रिया आपको पता है 2 भागों में बटी होती है। एक होती है एनोड और दूसरा होता है क्या, कैथोड, ठीक है। ये अर्ध सेल अभिक्रिया होती है, ये भी अर्ध सेल अभिक्रिया होती है, और दोनों को मिलाकर एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो जो एनोड है हमेशा किसका काम करता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण का, ठीक है। जो यहाँ पे कौन है, जिंक है। और कैथोड हमेशा किसका काम करता है, यहाँ पे कैथोड का हमेशा होगा अपचयन होगा। तो यहाँ पे देखो जिंक है यहाँ पे एनोड और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक का 2+ आयन में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देगा। क्यों ऐसा होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ चुके हैं कि या तो क्या हो, उसके ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, जैसे +2 से +1 हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन त्यागे। इलेक्ट्रॉन त्यागना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब जो कैथोड है, कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन जिंक त्याग रहा है उसको ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, ये अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन कहाँ से आता है, जो अमोनियम क्लोराइड लेते हैं ना अपन, वहाँ से निकलता है, ठीक है। जो अमोनियम आयन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उससे मिलाकर क्या होता है, इसका अपचयन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पदार्थ बनता है और अमोनिया गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है, जो मैग्नीज ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +4 और यहाँ पे कितनी हो जाती है, +3, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अमोनिया गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये इसकी ये सेल अभिक्रिया है, ठीक है। अब अपन इसमें से थोड़ा सा और लिख लेते हैं आगे। देखो अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कैथोड अभिक्रिया में मैग्नीज का +4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयन हो जाता है, ये देख चुके हैं अपन ने। और उत्पन्न होने वाली जो अमोनिया गैस है, ये जिंक आयन के साथ क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया करके संकुल आयन बना लेती है, जिससे गैस के भीतर दबाव नहीं बढ़ पाता है, दाब। तो देखो जो NH3 गैस बन रही है, इसके कारण क्या होता है, गैस के कारण सेल में दाब धीरे 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 बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सेल एक्सप्लोजन कर सकता है या फट सकता है। तो इस जो NH3 गैस है, इसके लिए हम यहाँ पे किसका पेस्ट लिए थे, यहाँ पे जिंक क्लोराइड का। तो जहाँ पे जो जिंक क्लोराइड है, ये जो वैद्युत अपघट्ट है, इसमें क्या कौन से आयन रहेंगे, जिंक आयन रहेंगे। तो जिंक आयन है ये अमोनिया के साथ क्रिया करके एक संकुल बना लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन बना लेते हैं, जिससे के कारण क्या होता है, जो अमोनिया गैस है ये जिंक के साथ ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। और संकुल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो बना देती है, जिससे यहाँ पे जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाकर, और गैस के भीतर इसका दबाव नहीं बढ़ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईएमपी चीज़ है वो है कि यहाँ पे जो सेल है, अपन ने यहाँ पे पढ़े कौन सा, शुष्क सेल, ठीक है। तो इस शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है, तो शुष्क सेल का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। तो देखिए बच्चे, अब अपन क्या करते हैं, जो प्राथमिक सेल है, ठीक है। तो प्राथमिक जो सेल है, इसका जो दूसरा प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार अपन देख चुके हैं, यहाँ पे कौन सा, शुष्क सेल। अब जो दूसरा प्रकार है, इसमें अपन देखेंगे कौन सा सेल, मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल के बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए मरकरी सेल होता क्या है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर में दिखता होगा, यहाँ पे एक मरकरी सेल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 है। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे ये छोटे छोटे जो कैमरे होते हैं, ठीक है, घड़ियाँ होती हैं, या फिर जो कान की मशीनें होती हैं, ठीक है,
इन सभी में श्रवण यंत्र में क्या होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे सेल आपको देखने को मिले होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये सेल उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो सेल है ये मरकरी सेल कहलाता है, ठीक है। तो यदि इस सेल की अपन अंदर की संरचना देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक एनोड होगा, ठीक है। सी के हर सेल में एनोड होता है और एक में क्या होगा, कैथोड होगा। जिंक और अमलगम का मिलके बना होता है। जिंक मरकरी का जो अमलगम होता है वो एनोड का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। और एनोड मैंने बताया, एनोड हमेशा कौन सा चार्ज रहेगा, ऋणात्मक आवेशित रहता है, ठीक है। और एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि बात करें यहाँ पे कैथोड में, तो कैथोड हमेशा धनात्मक चार्ज रहता है। और कैथोड किसका बना होता है, यहाँ पे ये बना होता है HgO मरकरी ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड में कार्बन का चूर्ण भी मिला होता है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कैथोड बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखो इन दोनों जो सेल हैं इसके मध्य में एक विभाजक होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटर। ये विभाजक में एक हमारा वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। वैद्युत अपघट्ट में हम उपयोग करते हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क करके लिख दूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। ये आगे अपन अभिक्रिया में अभी देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मरकरी सेल है, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो संरचना अपन समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, संरचना का वर्णन करते हैं, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में ये लिखना पड़ता है। तो देखो संरचना वर्णन बहुत आसान है कि ऐसी युक्ति जहाँ विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता होती है उसमें मरकरी सेल का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे हमारे श्रवण यंत्र हैं या घड़ियाँ हैं या कैमरे हैं, उसमें ये वाला सेल का उपयोग हमारा होगा, ठीक है। अब इस सेल का जो विद्युत जो विभव है या जो वोल्टेज है वो होता है 1.35 वोल्ट, ठीक है। कितना होता है, 1.35 वोल्ट, ठीक है। इतना विभव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, वही है जो इसकी संरचना है। हमने देख चुके हैं कि इस सेल में क्या होता है, जिंक और मरकरी, मतलब जिंक और मरकरी अमलगम का क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है, जो एनोड का कार्य करता है। एवं मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट क्या करता है, विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रेड वाला हिस्सा है ये क्या है, हमारा एनोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे ब्लू वाला हिस्सा है ये हमारा क्या है, कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो येलो वाली लाइन दिख रही होगी इसमें क्या है, हमारा विद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एनोड है ये एनोड किसका है, जिंक और मरकरी अमलगम का बना होता है। और जो कैथोड है ये मरकरी ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। और विद्युत अपघट्ट में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, सेल अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। तो सेल अभिक्रिया में सबसे पहले अपन देखेंगे एनोड में क्या होता है, ठीक है। तो देखो एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या है, अपन ले रहे हैं जिंक, ठीक है, अमलगम वाला ले रहे हैं जिसमें मरकरी है, उसका कोई रिएक्शन में काम नहीं होता इसलिए हमने लिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जिंक का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि आपको पता है कि एनोड में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि यदि किसी की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाए, मतलब 0 से +1 हो जाए, ठीक है, 0 से +2 हो जाए, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना, या +2 से +4 हो जाए, ठीक है, तो ये भी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई। या फिर कोई क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, तो उसको भी बोलते हैं अपन क्या, उसका ऑक्सीकरण होना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता है कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होना, इन दोनों को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ पे कितनी हो गई, -2, तो यहाँ पे +2, अर्थात इसका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिंक क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, और यहाँ पे कितने, इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई, अर्थात यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन बन गया है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनता है हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल या H2O भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने वैद्युत अपघट्य लिए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो किस के रूप में उपस्थित रहता है, K+ और OH- के रूप में। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- आयन है, वो यहाँ पे इस प्रकार उपयोग यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया हो गई वो क्या हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, एनोड की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैथोड की अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में होगा अपचयन। ठीक है, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होना, मतलब किसी की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाना, जैसे किसी की +2 से 0 हो जाना। ठीक है, या +4 से +2 हो जाना, मतलब किसी भी तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो जाना क्या कहलाता है, हमारा अपचयन कहलाता है। या फिर कोई जो हमारा तत्व है या कोई यौगिक है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो हमने जो कैथोड है वो कैथोड किसका लिया था, हमने यहाँ पे कैथोड लिया था हमने मरकरी ऑक्साइड का HgO का, और ये किस में परिवर्तित हो रहा है, मरकरी में। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, साथ ही साथ ये जल के अणुओं का भी यहाँ पे उपयोग करेगा, H2O। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, यहाँ पे 2OH-। इस प्रकार से जो अभिक्रिया हो गई वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, हमारी कैथोड की अभिक्रिया हो गई। देखो यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिंक ऑक्साइड बन रहा है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन का उपयोग हो रहा है, और यहाँ पे H2O और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे जो जल के अणु और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका उपयोग कौन कर रहा है, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड कर रहा है, और वो किस में परिवर्तित हो रहा है, मरकरी में, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। तो इस प्रकार ये एनोड की अभिक्रिया हो गई, ये कैथोड की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यदि इन दोनों अभिक्रिया को अपन आपस में जोड़ दें तो हमको एक सेल अभिक्रिया बनती है। ठीक है, वो सेल अभिक्रिया क्या बनेगी, यहाँ पे देखो, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमको नेट सेल अभिक्रिया मिल जाएगी, सेल अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जिंक है और यहाँ पे क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ये जो OH- आयन है ये इससे कट जाएंगे, ये H2O और जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो नेट अभिक्रिया है वो क्या बचेगी, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे मरकरी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया यहाँ पे हमको मिली है इसको बोलते हैं हम क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। जो अभिक्रिया हमको प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ में होता है। तो ये चूंकि हमको क्या है, ये सेल अभिक्रिया प्राप्त हो गई है हमको। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं द्वितीयक सेलों के बारे में कि द्वितीयक या सेकेंडरी सेल होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने बता चुका था पहले ही स्टार्टिंग में कि द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें बार बार पुनः आवेशित किया जा सकता है, जैसे हमारे घर में उपयोग होने वाली जो इन्वर्टर है। ठीक है, या फिर हमारे जो कार की बैटरी हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे घर में यूज़ होने वाली मोटरसाइकिल हैं, इन सभी में जो बैटरी होती हैं, ठीक है, वो होती है हमारे द्वितीयक सेल के अंतर्गत, और वही जो बैटरी हैं उनको बोलते हैं अपन सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, देखो तो जो इस प्रकार की बैटरी है आपने घरों में देखे होंगे। ठीक है, कार में या किसी न किसी चीज़ में इस टाइप की बैटरी देखे होंगे, तो इसको बोलते हैं अपन सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी संख्या में एनोड और कैथोड आपस में क्या होते हैं, बहुत सारी संख्या में जुड़े रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन और इसका बड़ा डायग्राम लेते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये एनोड है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे यदि हम इस अलग कलर में ले लें तो ये कैथोड है,
इसी प्रकार यहाँ पे ये एनोड रहेगा, इसी प्रकार यहाँ पे ये कैथोड रहेगा, सेम एज यहाँ पे क्या रहेगा एनोड, और इसी प्रकार यहाँ पे क्या रहेगा कैथोड। ये इस प्रकार से एक एक के अंतर में एनोड और कैथोड जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य वाली बात है, देखो यदि हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो आपको पता है कि हर सेल में तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, एक होता है वैद्युत अपघट्ट, और एक होता है हमारा एनोड, और एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज और कैथोड होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो ये मान लो हमारा एनोड है, और एनोड किसका बना होता है यहाँ पे लेड का। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है कैथोड है, कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का, और कैथोड हमेशा कैथोड से जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे जो एनोड है वो हमेशा एनोड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सेल संरचना इनकी होती है। देखो तो वो जो पहले वाले डायग्राम थे वो आपको सिर्फ समझने के लिए हैं, लेकिन आपको जो कॉपी में डायग्राम बनाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, वो ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे ये जो है हमारे क्या है एनोड हैं, इसको मैं येलो कलर से दर्शा देता हूँ। ये सभी क्या है हमारे एनोड हैं, और मैं अलग कलर से थोड़ा इनको बता देता हूँ, ये क्या है हमारे कैथोड हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो एनोड हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो कैथोड हैं वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एनोड आपस में जुड़े हैं और कैथोड आपस में जुड़े हैं। और एक और चीज़ आपको कि यहाँ पे जो एनोड है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड में हमेशा क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड है, कैथोड में हमेशा क्या होगा अपचयन। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पे देखने योग्य है कि यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड है किसका कार्य करता है यहाँ पे कैथोड का, और यहाँ पे जो लेड है, लेड किसका काम करता है यहाँ पे एनोड का। ठीक है, और ये किसका काम करता है कैथोड का। ठीक है, तो ये जो संरचना आपको बहुत इजी डायग्राम है, ये कॉपी में बना लेना है। और यहाँ पे जो तनु H2SO4 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा विद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है। तो ये संरचना है। अब इसी संरचना को हमको क्या करना है, संरचना का वर्णन करके हमको अपने नोट्स में लिख लेना है। देखिए कैसे, चलिए तो इसका अपन क्या करते हैं, अब संरचना वर्णन करते हैं। तो संरचना वर्णन में आप देखो यहाँ पे जो सेल है इसी का अपने को वर्णन करना है। ठीक है, तो मुख्यतः थोड़ा सा इसका इंट्रो टाइप का लिख लेते हैं अपन कि इस जो बैटरी है, बैटरी का उपयोग मुख्य रूप से मोटर गाड़ियों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो लेड बैटरी है, लेड बैटरी को क्या होता है कई संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो बैटरी हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है, और इस बैटरी के प्रत्येक सेल का एनोड आपस में जुड़ा होता है, ये भी बता दिया, तथा कैथोड आपस में जुड़े होते हैं। मतलब एनोड अलग से जुड़े रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये एनोड इस प्रकार से जुड़े थे आपस में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कैथोड भी आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, लगभग 6 सेलों को इस प्रकार जोड़ने पर 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, लगभग अपन 6 सेल जोड़े यहाँ पे, तो हमको 12 वोल्ट की एक बैटरी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पे है कि प्रत्येक सेल में लेड का एक एनोड होता है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे लेड का क्या रहेगा हमेशा एनोड रहेगा, पीबी का एनोड रहेगा, तथा लेड ऑक्साइड या PbO2 लेड ऑक्साइड का हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे कैथोड रहेगा। ठीक है, एवं ये दोनों किस में डूबे होते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के 38% सॉल्यूशन में ये डूबे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे तनु H2SO4 वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यहाँ पे जो विलयन भरा हुआ है ये क्या है, तनु H2SO4 का विलयन है हमारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा ये सेल संरचना हो गई। अब सेल संरचना के बाद हम जो अगली चीज़ करते हैं वो देखते हैं अपन क्या, सेल अभिक्रिया। देखो जो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो सेल अभिक्रिया में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे एनोड में हमेशा क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कैथोड होगा, कैथोड में क्या होगा अपचयन होगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो यहाँ पे एनोड है, एनोड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे लेड,
ये किसका कार्य कर रहा है, एनोड का, और जो लेड है वो यहाँ पे उसका ऑक्सीकरण होगा और ये किस में बदल जाएगा, लेड सल्फेट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो लेड है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और यहाँ से ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड किस में परिवर्तित हो रहा है, लेड सल्फेट में, और यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता होगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये सल्फेट आयन है इसलिए यहाँ पे ये सल्फेट आयन को भी कंज्यूम करेगा, और जो सल्फेट आयन है आपको पता है यहाँ पे हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में रहता है। ठीक है, जिसका उपयोग अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया। अब देखते हैं कैथोड अभिक्रिया। कैथोड में हो रहा है अपचयन, और हमने कैथोड में क्या लिए हैं, लेड ऑक्साइड लिए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है ये भी परिवर्तित होगा सेम लेड सल्फेट में। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेड सल्फेट और लेड सल्फेट। अब देखो यहाँ पे जो लेड सल्फेट है ये बन रहा है, तो यहाँ पे इसका अपचयन कैसे होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लेड है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +4 है, क्योंकि यहाँ पे -4 होता है 2 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था है, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, +2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है। ठीक है, तो अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का 2 प्रकार से अपन अपचयन को बताते हैं। ठीक है, या तो क्या करे ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, ठीक है, या फिर ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो जाए, कम हो जाए या घट जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं लेड ऑक्साइड किस में परिवर्तित हो रहा है हमारा, ये भी बन रहा है हमारा लेड सल्फेट में। साथ ही साथ यहाँ पे हमको जल के 2 अणु भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यह अभिक्रिया कैसे होती होगी, यहाँ पे देखो H2O भी मिल रहा है और सल्फेट आयन भी, मतलब यहाँ पे हमको SO4 2- आयन की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे H+ आयन भी लगेंगे, और यहाँ पे चूँकि अपचयन हो रहा है अर्थात ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता होगा, क्योंकि ये +4 से +2 में जा रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कंज्यूम करेगा या प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये हो गई अभिक्रिया। तो देखो फाइनल अभिक्रिया क्या हो गई, यहाँ पे एनोड में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसमें लेड और सल्फेट आयन आपस में क्रिया करके क्या बनाते होंगे, लेड सल्फेट बनाते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लेड ऑक्साइड भी लेड सल्फेट में परिवर्तित हो रहा है, और ये अभिक्रिया हमने देख चुके हैं किस प्रकार हो रही है। यदि इन दोनों अभिक्रिया को आपस में जोड़ दें तो हमको मिलती है क्या, नेट सेल अभिक्रिया। क्या मिलती है, सेल अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं अपन क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे Pb प्लस है यहाँ पे लेड ऑक्साइड PbO2, साथ ही साथ यहाँ पे 4H+ आयन भी हैं, और साथ ही साथ 2SO4 2- आयन भी हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लेड सल्फेट के, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमको H2O के भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंप्लीट अभिक्रिया है। ठीक है, ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो उपस्थित हैं, ठीक है, वो कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये हमको अब फाइनल अभिक्रिया देखने को यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो देखो यहाँ पे एनोड पर क्या हो रहा था, देखो लेड का ऑक्सीकरण हो रहा था और Pb2+ आयन में होता है। ठीक है, और क्या बनता था, लेड सल्फेट बन रहा था। सेम एस कैथोड में क्या था, लेड ऑक्साइड था जो भी, ठीक है, किस में अपचयित हो रहा था, Pb2+ में, और यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे लेड सल्फेट बन रहा था। और ये हमारी फाइनल अभिक्रिया अपन ने देख लिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो चूंकि ये जो द्वितीयक सेल हैं, देखो यहाँ पे जो दूसरा प्रकार है वो निकेल कैडमियम संचयक सेल है। ये भी क्या है, हमारा प्रकार है। किसका प्रकार है, ये द्वितीयक सेल का एक प्रकार है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे,
देखो इस प्रकार से ये निकल कैडमियम सेल है, ये समानतः शुष्क सेल जैसे ही होता है, बस इतना है कि शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो हम जो सेल पढ़ रहे हैं निकल कैडमियम सेल, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः इनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इसी का जो सेल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, जिसको अपने को अभी देखना है। सेल है, ये उपयोग कहाँ पे होता है, तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कैलकुलेटर रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ रहती हैं, ठीक है, या फिर आजकल जो कैमरे आते हैं उसमें इस प्रकार का सेल का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे ट्रिमर आते हैं, ठीक है, उनमें भी ये सेल का उपयोग होता है। क्या होता है, ये बार बार चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें पुनः अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनकी मैकेनिज्म अपन देखेंगे, अभिक्रिया की ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ पे ये किसका काम करता होगा। ठीक है, ये काम करता होगा कैथोड का। ठीक है, और यहाँ पे जो कैथोड है वो कैथोड बना होता है यहाँ पे निकेल ऑक्साइड का, कैथोड बना होता है निकेल ऑक्साइड का। और ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ये जो एनोड है, ठीक है, ये जो एनोड है, एनोड बना होता है यहाँ पे कैडमियम का। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है और इन बीच में विभाजक के सेपरेटर लगा होता है। ठीक है, तो ये है, अपन इसका अलग से एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। देखो इसकी अपन जो संरचना है कुछ अलग से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि यह जो सेल है बैटरी से छोटा तथा हल्का होता है और पुनः आवेशित किया जा सकता है, ये अपन देख चुके हैं। समानता पोर्टेबल उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आदि में इसका क्या होगा, उपयोग होगा। ठीक है, अब इस सेल में क्या होता है, जो एनोड है वो किसका बना होता है, कैडमियम का। मैंने बताया था एनोड किसका बना होता है यहाँ पे, कैडमियम का। ठीक है, और जो निकेल ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भीगा हुआ हो, वो किसका कार्य करता है, हमारा कैथोड का। ठीक है, तो इस सेल में जो कैथोड है वो पॉजिटिव चार्ज सभी में रहता है, क्योंकि सभी गैल्वेनिक सेल के प्रकार हैं। एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पे जो कैथोड है वो बना होगा निकेल ऑक्साइड का, और यहाँ पे जो एनोड है ये बना होगा हमारा कैडमियम का। ठीक है, इसलिए इसका नाम है निकेल कैडमियम सेल। देखो ये सेल काम कैसे करता है, इसकी सेल अभिक्रिया अपन देख ले रहे हैं। सबसे पहले देख ले रहे हैं अपन एनोड में, और एनोड में हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इस प्रकार देखो, तो यहाँ पे एनोड में ऑक्सीकरण होगा, और अपन एनोड में हमें ले रहे हैं यहाँ पे क्या, कैडमियम, जो किस में परिवर्तित हो रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, और यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है और इसकी 0 है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, या फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है सेल अभिक्रिया में कि जो कैडमियम है इससे क्या बनता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हाइड्रोक्साइड आयन लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन, जो अपन ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वैद्युत अपघट्य लिए हैं, ठीक है, वहाँ से मिलते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हो गई हमारी क्या है, एनोड की अभिक्रिया। अब यदि हम बात करें क्या, कैथोड अभिक्रिया की। ठीक है, कैथोड में होगा अपचयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैथोड में क्या होगा, हमेशा अपचयन होगा। अपचयन का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक है, और यहाँ पे कैथोड किसका बना है, हमने लिए हैं निकेल ऑक्साइड का। ठीक है, और जो निकेल ऑक्साइड है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ये निकेल हाइड्रोक्साइड में ही परिवर्तित होगा। ठीक है, तो क्यों, तो यहाँ पे निकेल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +4 है, +4 से ये +2 में, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब +4 से किस में चली गई है, +2 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभिक्रिया कैसे होगी, यहाँ पे जो निकेल ऑक्साइड है इससे बन रहा है अपना निकेल हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ 2OH- आयन भी हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, 2OH- भी हमने को यहाँ मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल के अणु अभिक्रिया करेंगे और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये प्राप्त करेगा, क्योंकि ये +4 से +2 में जा रहा है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे कंज्यूम करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। कैडमियम से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और निकेल ऑक्साइड से
निकल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, देखो इन दोनों से अभिक्रिया मतलब एनोड के ऑक्सीकरण और कैथोड का अपचयन, यदि इन दोनों को जोड़ दें हमको तो यहाँ पे सेल अभिक्रिया मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे कैडमियम है, ठीक है, और यहाँ पे निकल ऑक्साइड है, कैडमियम है और निकल ऑक्साइड है, साथ ही साथ 2 जल के अणु भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉनों से कट जाते हैं और हमको क्या बनता है यहाँ पे, साथ ही हमको यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकेल हाइड्रोक्साइड, ये हमको सॉलिड अवस्था में दोनों प्राप्त हो जाते हैं। देखो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है अपन ने ये पढ़े हैं। ठीक है, इन दोनों अभिक्रिया में जो पढ़े हैं लास्ट की दोनों अभिक्रिया, इसमें कोई हमको गैसीय उत्पाद देखने को नहीं मिलता जैसे शुष्क सेल में मिलता है। इसलिए ये सेल कैसे होते हैं, थोड़े ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और जो यहाँ पे जो उत्पाद बन रहे हैं चाहे कैडमियम हाइड्रोक्साइड या निकल हाइड्रोक्साइड, ये इलेक्ट्रोड में जमा रहते हैं। ठीक है, और यदि इनको अपन क्या करें, विद्युत धारा में लगाकर आवेशित कर दें तो ये पुनः क्या हो जाते हैं, अपनी पूर्व अवस्था में चल जाते हैं, अर्थात यहाँ पे कैडमियम, ठीक है, और निकल ऑक्साइड हमको मिल जाते हैं। इसलिए सेल क्या होते हैं, अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा हमको नहीं रहता। अब देखो जो निकल कैडमियम सेल पढ़े हैं हमने, ठीक है, इस सेल से हमको 1.4 वोल्ट का विभव हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। चलिए बच्चों, अपन जो है अगला सेल पढ़ते हैं, ईंधन सेल, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, आईएमपी है। देखो ईंधन सेल में होता क्या है, इसका नाम ईंधन सेल कैसे पड़ा, सबसे पहले तो वही देखते हैं। देखो ईंधन सेल में जनरली क्या होता है, अभी तक जो हमने 4 सेल पढ़े हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में 2 सेल पढ़े हैं अपन ने, शुष्क सेल, ठीक है, और दूसरा पढ़े थे अपन ने मरकरी सेल। फिर ठीक द्वितीयक सेल में भी अपन ने पढ़े थे सीसा संचयक सेल, ठीक है, और फिर पढ़े थे अपन ने निकेल और कैडमियम सेल। इन सभी सेलों में क्या होता है, धातु के इलेक्ट्रोड बने होते हैं, धातु का ही कवर बना होता है, ठीक है, धातु के खोल बने होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पदार्थ, ठीक है, निकलता है, जिससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। तो ईंधन सेल क्या है, ऐसे सेलों की कल्पना है जिससे क्या हो, प्रदूषण हमारे वातावरण में कम से कम हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट की जो छड़ रहती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक ओर से किसी एक ईंधन को प्रवाहित करते हैं और दूसरी ओर से दूसरे ईंधन को प्रवाहित करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, जनरली गैसें होती हैं, ठीक है, या कोई ईंधन पदार्थ रहते हैं, और इसमें से एक है वो एनोड का कार्य करता है और दूसरा कैथोड का कार्य करता है। तो जिससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम से कम हो और हमारा वातावरण ज़्यादा सुरक्षित रहे, उसके लिए उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो क्या होता है ईंधन सेल में, कि ईंधन सेल इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ईंधन मतलब फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल दें। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो प्रमुख ईंधन सेल हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं।
देखो यहाँ पे क्या होता है, इस सेल में यहाँ पे एक विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य क्या होता है, या तो यहाँ पे रहेगा हमारा सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा का जली विलयन रहेगा। यहाँ से हमको H2O बाहर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, एक ओर से हाइड्रोजन यहाँ पे प्रवाहित करते हैं और इस ओर से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कैथोड का कार्य करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे एनोड का कार्य करेगा, ठीक है। इन दोनों के योग से यहाँ पे जल मिलेगा और जल के साथ साथ हमको बहुत सारी विद्युत ऊर्जा भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये विद्युत अपघट्य ले लिए हैं और यहाँ पे ये जो लिए हैं हमने यहाँ पे दोनों साइड, चाहे ये हो या फिर ये हो, इसको बोलते हैं अपन उत्प्रेरक युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। उत्प्रेरक युक्त ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है। तो इसकी संरचना हो गई, आपको एग्जाम में संरचना इतनी बनाना है, ठीक है। संरचना में अपन ने क्या क्या देखे हैं कि संरचना सेल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैसों को सरंध्र युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, से होकर क्या करते हैं अपन सांद्र NOH या KOH के विलयन में बुलबुलों के रूप में क्या करते हैं, हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सक रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इन दोनों के जली विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस सेल में हाइड्रोजन गैस एनोड कक्ष में भेजी जाती है और उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा ऑक्सीजन गैस क्या है, कैथोड कक्ष में भेजते हैं, जहाँ उसका क्या होगा, अपचयन होगा। H2 गैस है, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन है, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। देखिए कैसे, तो देखो इसमें जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे H2 लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं, क्या लिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे जल बनाते हैं और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो H2 है ये क्या है, एनोड है। एनोड का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, अर्थात आप देखो यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है हाइड्रोजन और यहाँ पे +1 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुँच गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ पे -2 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुँच गया है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे इसका अपचयन होगा। तो देखो यहाँ पे सेल अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं एनोड में। एनोड में क्या होगा, यहाँ पे हम ले लें 4H2 आयन ले लें और साथ ही साथ यहाँ पे ले लें यहाँ पे 4 हाइड्रोक्साइड आयन ले लें, तो ये मिलके बना लेते हैं यहाँ पे 4H2O, ठीक है। कैथोड में अपचयन होगा, इसलिए यहाँ पे अपचयन में कौन सी गैस ले रहे हैं अपन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 जल के अणुओं के साथ और यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ होंगे और यहाँ पे बन जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यदि हम एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख दें या जिसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 4H2O से 2 कट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे 2 बचेंगे इधर साइड, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। तो जो फाइनल अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार मिल जाएगी, 4H2 धन O2 और यहाँ बन जाएगी 2H2O, ठीक है। तो ये हमारी एक संपूर्ण सेल अभिक्रिया हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी सिद्धांत पे क्या कौन काम करता है, अपना ईंधन सेल काम करते हैं, ठीक है। तो जो ईंधन सेल है हमको यहाँ पे मिले हैं, ये ईंधन सेल क्या करते हैं, गैसीय मिश्रण को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि हम कंटिन्यू भेजते रहें यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे और ये सेल जो हैं लगभग 70 से क्या होते हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर काम करने के लिए उपयोगी होते हैं और इनको जो वोल्ट मिलता है हमको, वो मिलता है 0.9 वोल्ट, ठीक है। इतना हमको इस सेल से मिलता है, ठीक है, 0.9 वोल्ट।